राम राम भाई सारिया ने। कल हमने चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण का 14 क्वेश्चन देख लिए थे। नीट PYQ जो नीट में आए हुए हैं। आज हम 15वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं वापस अपना पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अप्रकाश संश्लेषी वायवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन फर्स्ट राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, क्लेब्सिएला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, एजोटोबैक्टर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? यानी कि जो जिसमें अवशोषी विषमपोषी यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल होता है तो जो पौधा होता है वो खुद अपना भोजन बना लेता है, लेकिन ये अवशोषी विषमपोषी यानी कि जो दूसरों पर निर्भर होकर उनसे भोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसको कहते हैं कवक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। किसने मानव के लाल रक्त कण में प्लाज्मोडियम को खोजा? ऑप्शन फर्स्ट रोनाल्ड रॉस, मेंडल, लेवेरन, स्टीफेंस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवेरेंस। ओके दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम है ये सबसे घातक मलेरिया डिजीज़ करता है। सबसे घातक इसका मलेरिया परजीवी है ये, याद रखना दोस्तों। इसका अपने ऑप्शन फर्स्ट सबसे हो जाएगा, सबसे घातक मलेरिया यही करवाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेता हो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेता हो। रसायन संश्लेषी जीवाणु, रोगजनक जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, मोल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने पहला, क्योंकि जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो रसायनों पर डिपेंड होते हैं, ना कि सूर्य के प्रकाश पे। क्योंकि जो वो जैसे उनको ग्लूकोज बनाना है तो CO2 और H2O ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेते हैं, तो वो किसी प्रकार से सूर्य पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो रसायनों पर डिपेंड होते हैं, ताकि रसायन के माध्यम से ही अपना भोजन बना सके। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। और दोस्तों यार कोई कंजूसी मत करो यार, मतलब वीडियो को पसंद आ रहा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अफ्रीकन निद्रा बीमारी किसके कारण होती है? ये क्वेश्चन अभी पिछली बार कल हमने देखा था कि इसका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, और ये 3rd टाइम है इसका। तो अफ्रीकन निद्रा बीमारी किसके कारण होती है? सीसी फ्लाई द्वारा छोड़े गए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण? नहीं, पहला अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सीसी फ्लाई रोगवाहक तो सीसी फ्लाई है, बट जो प्लाज्मोडियम है ये नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम नहीं होगा, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस के द्वारा होता है। सेकंड देखते हैं, बेड बग द्वारा छोड़े गए ट्रिपेनोसोमा लीव्सी के द्वारा? लीव्सी नो, बेड बग नहीं। ग्लोसिना पल्पालिस द्वारा छोड़े गए ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस के द्वारा? बिल्कुल, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चौथा भी देख लेते हैं, घर की मक्खी द्वारा छोड़े गए एंड अमीबा जिंजेविलिस के कारण? नहीं, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है, ओनली अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। जीवाणु में PD एकांतरण नहीं होता क्योंकि? जीवाणु यानी कि एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, तो यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहला, इनमें न तो सिनगेमी होता है न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात बिल्कुल सही है। विभेदित गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। अपने को यहाँ पे नहीं पूछा है, PD एकांतरण नहीं होता है क्योंकि इसमें संयुग्मन नहीं होता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका अपना एक ही आंसर है, पहला, इसमें न तो सिंगेमी होता है न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 22 पर देख चलते हैं। अमीबा में तथा पैरामीशियम में जल संतुलन किसके द्वारा होता है? जल संतुलन किसके द्वारा होता है दोस्तों? पहला देखते हैं, कूटपाद द्वारा, केंद्रक द्वारा, संकुचनशील रसदानी द्वारा, सामान्य सतह द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो पैरामीशियम और अमीबा होता है इसमें जल का संतुलन संकुचनशील रसदानी द्वारा होता है। इसमें एक वैक्यूल्स होती हैं जो संकुच करती है, उसके द्वारा जल का मतलब वो संकुचन होता है, फिर उसको खुलती है तो जल का निगमन होता है और जल का संतुलन बना रहता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह भाग जो मादा एनाफ्लीज में होता है उसे कहते हैं। ऐसा दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है इसकी दो स्टेज में इसका जीवन चक्र होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है वो जो मलेरिया परजीवी होता है जैसे मादा एनाफ्लीज है उसके बॉडी के अंदर होता है, और जो अलैंगिक जनन होता है और जो अलैंगिक जनन होता है वो मानव के शरीर में होता है। तो जब पहला मच्छर मानव को काटता है तो उसमें अपने गैमेट छोड़ देता है, और जब सेकंड मच्छर और आता है वापस उसी इंसान को काटता है तो वो गैमेट जो बने हुए हैं वो ब्लड के माध्यम से जब वो लार में से खींचता है तो उसके अंदर आ जाते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, और वहाँ पे उनका सेगमेंट होता है और जायगोट बनता है जिससे वापस नए मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन था अपना कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह भाग जो मादा एनाफ्लीज में होता है उसे कहते हैं लैंगिक जनन चक्र, पूर्व रक्त साइजोगोनी, बाह्य रक्त साइजोगोनी, पश्चिम लाल रक्त कण साइजोगोनी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो मादा एनाफ्लीज के अंदर कौन सा होता है, लैंगिक जीवन चक्र, और मनुष्य में कौन सा होता है, अलैंगिक जीवन चक्र। ठीक है दोस्तों, ओके बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये नीट वालों का सबसे पसंदीदा सवाल है, बहुत बार पूछ लेता है इसको। वे जीव जो वायु में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं। आपको पता होगा कि जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस वो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध बताते हैं। जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, प्रदूषण में भी SO2 वाला यानी सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ पर लाइकेंस कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे लाइकेंस होते ही नहीं है। तो ये अपना लाइकेंस है जो SO2 को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इस सीरिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोगों में अत्यधिक किया जाता है क्योंकि यह आसानी से कल्चर किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है, प्रयोग में आसानी होती है, औषध में आसानी से गुणन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना पहला, आसानी से कल्चर किया जा सकता है। इसको लैब में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। और ये जो बैक्टीरिया होता है इस्चीरिया कोलाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई लिखते हैं अपन, ई कोलाई। ठीक है दोस्तों, और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव। ओके दोस्तों, ये याद रखना कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 26। जीनोफोर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोइड बना होता है। जो जीवाणु का जो जीनोम होता है वो किसका बना होता है, वो यही पूछ रहा है कि हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन द्वारा, RNA तथा हिस्टोन द्वारा, एकल 2 धागे की DNA द्वारा, एकल 1 धागे की DNA द्वारा, यानी कि मतलब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड DNA और डबल स्ट्रैंड DNA बोल रहा है, ये बोल रहा है। और ठीक है, तो जो जीवाणु का जो जीनोम होता है वो अपने जीवाणु का जो जीनोम होता है वो हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा बना होता है। ओके दोस्तों, याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर सभी तालाबों, गंदे गड्ढों को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? आपको पता होगा कि जो गंदे नाले होते हैं, गंदे उसमें पानी भरा जाता है, पानी सड़ता रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो और उनसे अपन को मलेरिया जैसी बीमारी, घातक बीमारी हो जाती है। तो अगर इन तालाबों और गंदे गड्ढों को नष्ट कर देंगे तो मलेरिया नहीं होगा अपने को। तो उसके लिए कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा?
जो मलेरिया पैदा करता है वो है प्लाज्मोडियम। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और आज ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंट अवस्था किस कोशिका में पाई जाती है? साइजोंट अवस्था, साइजोंट अवस्था की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो पहला है लाल रक्त कण, यकृत कोशिका, लाल रक्त कण तथा यकृत कोशिका, लाल रक्त कण, यकृत कोशिका तथा प्लिया कोशिका। तो दोस्तों इसका अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो साइजोंट अवस्था होती है वो पहले अपने जब मच्छर अपने काटता है तो अपने पहले ब्लड के माध्यम से ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और धीरे धीरे बाद में ब्लड के सर्कुलेशन के साथ वो लीवर सेल यानी कि यकृत कोशिका में चला जाता है और लीवर को डैमेज करता है। तो जो साइजोंट अवस्था होती है वो लाल रक्त कण और यकृत कोशिका में पाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल के लिए और नई शुरुआत में नए विचारों के साथ। थैंक यू।